हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल से आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, बीकॉम आर्ट्स में हो, बीए में हो, आप आराम से ये सीरीज पूरी पूरी देख सकते हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता आप किस सेमेस्टर के अंदर हो। बस आप ये मेक श्योर कर लेना जो आपकी बुक का नाम है ठीक है, तो बस आप ये मेक श्योर कर लेना जो आपकी बुक का नाम है वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स। सिंपल से आप आराम से पूरी पूरी सीरीज देख सकते हो। चालू करें, चलिए। और भाई चालू करने से पहले ना एक छोटी सी बात कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है इसी सब्जेक्ट के, आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल से चलिए अब चालू करते हैं सर। आज हमारा आता है लास्ट चैप्टर और आज के बाद ये जो प्लेलिस्ट का पूरे चैप्टर है वो खत्म हो जाएंगे। सिंपल से तो आज चालू करने वाले चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस। सिंपल से और यहाँ पे हम इंडिविजुअल इंसान जो होते हैं वो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देखो स्ट्रेटेजीज के बारे में हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके आराम से देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है जी। तो आज करने वाले हैं वो जो चलते कुछ कंसेप्ट थे जो कि स्ट्रेटेजीज के अंदर यूज होने वाले थे, उस स्ट्रेटेजीज के ऊपर ये जो टॉपिक है वो चालू हो चुका है कि हमें स्ट्रेटेजीज कैसे इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, कैसे कोई इंसान जो होता है वो डिसीजन लेता है किसी भी गेम के अंदर या फिर किसी भी क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी काम के अंदर। ठीक है सर, तो वो क्या बोलते हैं हम गेम स्ट्रेटेजीज पढ़ने वाले आज बेसिकली। ठीक है जी, और शुरू करते हैं फिर अपना चैप्टर। सबसे पहले मैंने वहां पे आपको दो तरह की स्ट्रेटेजीज बताई थी, दो तरह की स्ट्रेटेजीज होती है, दो तरह के गेम होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस गेम, और एक था हमारा क्या बोलते हैं सीक्वेंशियल गेम। तो सीक्वेंशियल गेम क्या होता है जिसमें हम सीक्वेंस में काम करते हैं, और मतलब सीक्वेंशियल गेम होता है जिसमें हम सारे के सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं, और साइमल्टेनियस गेम होता है जहां पे आप एक के बाद एक काम करते रहते हो। सिंपल से चलिए, और उसके अंदर ही कुछ एग्जांपल्स आते हैं। जैसे हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करना है उसका नाम है नैश इक्विलिब्रियम। और भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का यही है होने वाला है, नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है। और एग्जाम के आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा। ये मान लो 8 नंबर का, 16 नंबर का, 10 नंबर का आता ही क्वेश्चन है। किसका ऊपर? नेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझाओ, और उसके अंदर डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होती है वो समझा दो। ठीक है जी, तो इन सब कंसेप्ट के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट को चैप्टर है पूरा पूरा, तो ध्यान से समझना भाई। ठीक है, पिछला वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट मान लो इस चैप्टर को। ठीक है जी, तो नेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है सर उसके बारे में समझते हैं। अगर मान लो कोई भी आपको डिसीजन लेना है या फिर क्या बोलते हैं कोई भी आपको गेम खेलना है, तो वहां पे मान लेते हैं दो प्लेयर हैं, तो दो प्लेयर, एक फर्म ए और फर्म बी। ठीक है जी, और नैश इक्विलिब्रियम कहता है कि ना आपको जो ना अपना ऑप्टिमल डिसीजन लेना है। ऑप्टिमल डिसीजन मतलब अपना बेस्ट डिसीजन लेना है जो भी आपको सबसे ज्यादा पे ऑफ करेगा, यानी सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, उसी डिसीजन को आपको लेना होता है। ठीक है, लेकिन दिमाग में ये भी याद रखना है कि सामने वाला भी यही सोच रहा होगा, सामने वाला भी ऐसे ही कुछ डिसीजन लेने वाला होगा। सिंपल से चलिए, तो नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है पढ़ते हैं। नैश इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इन विच ईच प्लेयर चूज एन ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। इसके अंदर एक प्लेयर जो होता है वो अपनी बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी चूज करता है, गिवन द स्ट्रेटजी चूजन बाय अदर प्लेयर्स। अदर प्लेयर्स की स्ट्रेटजी चूज करने के बाद वो ये पहले से ही सोच लेता है कि अदर प्लेयर्स के पास भी सेम ऑप्शन है, अदर प्लेयर भी यही काम चूज करने के लिए करेंगे, तो उनके हिसाब से अगर वो ये चूज करते हैं तो मेरे को कौन सा अपना बेस्ट अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। ठीक है, जिससे मेरे को सबसे ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिल सके। सिंपल से अगर बाहर से नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए सर मैं माफी चाहता हूँ, नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आ रहा हो नॉइस तो इसको इग्नोर मारना। ठीक है जी, चलिए फिलहाल तो हमको नेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होता है, नेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक प्लेयर को अपने आप को बेस्ट मतलब ऑप्शनल जो है वो उसको चूज करना है। ऑप्टिमल जो आपका आंसर होगा वो आपको आना चाहिए, पे ऑफ सबसे ज्यादा आना चाहिए। बाकी माइंड में ये सब ध्यान रखना है कि जो सामने वाला प्लेयर है वो भी यही चीज चूज कर रहा होगा, यही चीज सोच रहा होगा। सिंपल से इसी को बोलते हैं हम नेशनल इक्विलिब्रियम। सिंपल चलिए जी, तो जो नेशनल इक्विलिब्रियम है ये एक स्ट्रेटजी है दैट यील्ड द हाईएस्ट पे ऑफ। एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां से आपको हाईएस्ट पे ऑफ देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, नेशनल इक्विलिब्रियम। सिंपल से यानी सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट कहां से मिलेगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हो, नेशनल इक्विलिब्रियम को अपनाते हो। सिंपल से कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। आगे चालू करते हैं सर। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में आपको जो भी आउटकम दे रखा है, जो भी आपको पे ऑफ दे रखा है उस हिसाब से आप डिसीजन लेने की सोचते हैं। अब एज्यूम कर लो, मान लो दो फर्म है, एक है फर्म ए और एक है फर्म बी। ठीक है जी, अब ये दोनों कंपनियां हैं और ये कंपनियां चाहती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो प्रोडक्ट को सेल करके ज्यादा प्रॉफिट कब कमाया जा सकता है, जब आप या तो एडवर्टीजमेंट करोगे, और कई बार डिसीजन ऐसा होता है कि आप एडवर्टीजमेंट ना करो। तो अगर फर्म ए एडवर्टीजमेंट करती है तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, तो उसको प्रॉफिट होगा ये आगे जो मैंने लिखा हुआ है 4, 5, 2 और 6, ये फर्म ए के प्रॉफिट है। तो अगर फर्म ए चाहती है कि वो एडवर्टीजमेंट करे तो उसको 4 का प्रॉफिट या फिर 5 का प्रॉफिट हो सकता है। वो अलग बात है कि अगर फर्म बी चाहती है एडवर्टीजमेंट करना तो वो उसको प्रॉफिट होगा 3 का, यानी जो पीछे वाले अमाउंट होते हैं वो लिखे हुए हैं फर्म बी के लिए और जो आगे वाला अमाउंट है वो लिखा हुआ है फर्म ए के लिए। तो अगर फर्म ए
प्रॉफिट कर मतलब एडवर्टीजमेंट करती है और फर्म बी भी एडवर्टीजमेंट करती है, तो फर्म ए को प्रॉफिट होगा 4 का और फर्म बी को प्रॉफिट होगा 3 का। वहीं पे अगर फर्म ए एडवर्टीजमेंट करना चूज करती है और लेकिन फर्म बी जो है वो एडवर्टीजमेंट करना नहीं चाहती, तब जो प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 5 का प्रॉफिट किसके लिए, फर्म ए के लिए, और 1 का प्रॉफिट किसके लिए, फर्म बी के लिए। एक सेकंड भाई, हाँ भाई श्योर है, चलो भाई। तो जैसे ये टेबल समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, कि अगर फर्म बी एडवर्टीजमेंट नहीं करती और फर्म ए एडवर्टीजमेंट करती है तो प्रॉफिट फर्म ए का होगा 2 का और फर्म बी का प्रॉफिट होगा आपके पास 5 का। सिंपल सर, तो ये टेबल है। अब इससे कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या आता है। कंक्लूजन क्या आता है फर्म ए के हिसाब से, देखो अगर फर्म ए पहले से दिमाग में सोचती है कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसने सोच लिया फर्म ए ने कि अगर फर्म ए जो है वो क्या करेगी, अगर फर्म बी जो है वो एडवर्टीजमेंट करती है, सोचिए अगर फर्म बी ने सुपोज कर लिया, मतलब फर्म को पता चल गया कहीं से सूत्रों से उसको खबर मिली है कि फर्म बी जो है ना वो एडवर्टीजमेंट करने वाली है। अब खुद सोचिए, जब फर्म ए को ये बात पता है कि फर्म बी एडवर्टीजमेंट करने वाली है, तो फर्म बी एडवर्टीजमेंट अगर करती है तो जो ये प्रॉफिट मिल रहे हैं फर्म बी को ये मिलेंगे, सिंपल सा, यानी कि इस वाले कॉलम में होंगे। तो फर्म ए के लिए बेनिफिशियल क्या है, तो आप खुद देखो, फर्म बी अगर एडवर्टीजमेंट करती है तो फर्म ए को आउटपुट या तो 4 मिल सकता है या फिर 2 मिल सकता है, यानी या तो आउटपुट 4 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। यानी अगर फर्म बी ने सपोज किया, फर्म बी कह रही है मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी, तो फर्म बी एडवर्टीजमेंट करेगी तो ये पैराग्राफ बनते हैं, सिंपल ना। हाँ जी, तो अगर फर्म ए भी एडवर्टीजमेंट करती है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा कितने का, 4 का, और फर्म बी ए अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करती ये जानते हुए भी कि फर्म बी एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, बस खाली 2 का। तो इसके लिए ऑप्टिमल क्या ऑप्शन कौन सा है, 4 का ऑप्शन ऑप्टिमल है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसको एडवर्टीजमेंट करने में मिलेगा, सिंपल ना। तो कौन सा मतलब कि डिसीजन लिया जाएगा, यहाँ पे ये वाला डिसीजन लिया जाएगा, यानी जो फर्म ए है वो भी क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्म ए को ये पता चलता है, कहीं से पता चला उसे कि जो फर्म है वो एडवर्टीजमेंट नहीं करने वाली, क्योंकि उनके पास बजट नहीं होगा, कोई भी कारण होगा कि फर्म जो है बी जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं करने वाली। अब जब फर्म बी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी तो उस टाइम पे फर्म अगर ए बी जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती तो ये टेबल बनती है, ये ऑप्शंस बनते हैं, है ना भाई। चलिए, तो फर्म ए को जो आउटपुट मिल सकता है, जो रिटर्न मिल सकता है, जो पे ऑफ मिल सकता है, वो कितना हो सकता है, अगर फर्म ए जो है वो एडवर्टीजमेंट करती है तो 5 का पे ऑफ, और अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करती तो कितने का पे ऑफ है, 6 का पे ऑफ है, सिंपल। तो फायदा किसमें, तो फर्म बी के लिए, ए के लिए फायदा है कि वो भी एडवर्टीजमेंट ना करे, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो फर्म ए के लिए फायदा किसमें है कि वो भी एडवर्टीजमेंट ना करे, तो उसके लिए ये वाला टॉपिक बन जाता है। यानी कि एक टाइम पे तो फर्म ए को एडवर्टीजमेंट करने में प्रॉफिट हो रहा है और एक टाइम पे फर्म बी को एडवर्टीजमेंट ना करने पे प्रॉफिट, मतलब फर्म ए को एडवर्टीजमेंट ना करने पे प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल ना। चलिए, तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इससे कंक्लूजन निकल के आता है कि जो फर्म ए है ना उसके पास कोई भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, खुद की स्ट्रेटजी नहीं है। जो फर्म ए है वो डिपेंडेंट रहती है, वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, फर्म बी के ऊपर। जैसे अगर फर्म ए ने एडवर्टीजमेंट, मतलब फर्म बी ने अगर सोचा कि मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी, तब तो वो एडवर्टीजमेंट के साथ जाते हैं फर्म ए, और फर्म बी ने अगर सोचा कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो ये भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते। यानी फर्म ए जो है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है फर्म ए की कोई भी, वो डिपेंड किसके ऊपर है, फर्म बी के ऊपर, सिंपल ना। इस तरीके से नेशनल करिकुलम में आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर, लास्ट में आंसर क्या आता है, फर्म ए नाउ डिपेंड्स ऑन फर्म बी। जो फर्म ए है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फर्म बी के ऊपर, और जो फर्म ए है उसके पास कोई भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, इतना सिंपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, इफ फर्म ए नोज दैट द फर्म बी हैज डोमिनेंट स्ट्रेटजी, अगर ये फर्म जो ए जो है वो जानती है कि जो फर्म बी है उसके पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है किस चीज की, कि वो एडवर्टीजमेंट करेगी, कि वो क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट। अगर फर्म ए जानती है कि फर्म बी के पास ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ये बात पता है उसे कि वो क्या करेगी, वो एडवर्टीजमेंट करेगी, वो यानी कि इस कॉलम में आएगी, तब फर्म ए के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, तो फर्म ए के पास अगर वो एडवर्टीजमेंट करती है तब तो 4 है, मतलब 4 का पे ऑफ आएगा, और अगर वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती तो पे ऑफ आएगा 2 का। तो ज्यादा बेटर कौन सा है, एडवर्टीजमेंट करने वाला, सिंपल ना। तो फर्म ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या रहेगी, टू एडवर्टाइज, क्या करना, एडवर्टाइज करना, सिंपल। और वहीं पे अगर ये जान लेती है कि फर्म बी जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी, तब उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कौन सी है, नॉट एडवर्टाइज, यानी कि उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए, सिंपल सर। इसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम से कंक्लूजन निकालना। और नेशनल करिकुलम क्या कहता है, नेशनल करिकुलम कहता है कि ना आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए सामने वाला क्या सोच रहा है, सिंपल, सामने वाला क्या सोचता है उसके दिमाग के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, इसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करने वाले हैं भाई डोमिनेंट स्ट्रेटजी, डोमिनेंस चलते हैं उसे बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी में सामने वाला क्या सोच रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस कुछ भी सोचता रहे, हम तो केवल अपने बेस्ट के बारे में सोचेंगे, जहां पे हमको बेस्ट मिलेगा हम वही कंक्लूजन पे आएंगे, सिंपल सर। तो एक बार फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए भाई। हाँ भाई, तो शुरू है।
तो अब बात आती है किसकी, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी की। तो जैसे मैंने आपको बताया था डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्लेयर है जो है ना वो अपना ऑप्टिमल जितना भी पे ऑफ निकल सकता है वो उतना निकालने की कोशिश करेगा, वो मैटर नहीं करता कि सामने वाला क्या स्ट्रेटेजी सोचता है उसके बिहाफ पे, ठीक है जी। चलिए, तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, इट इज ए डोमिनेंट ऑप्टिमल चॉइस फॉर ए प्लेयर नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट डज। कोई भी ओपोनेंट क्या करता है उससे वो मैटर नहीं करता, बस हमको जो ऑप्टिमल क्या चॉइस होगी वो हमको सिलेक्ट करनी है, सिंपल से। ये जो होता है ना, ये एक स्ट्रेटेजी ऐसी है, स्ट्रेटेजी जिसको बेटर बोलते हैं कि किसी भी प्लेयर के लिए वो सबसे बेटर स्ट्रेटेजी जो हो सकती है वो यही होती है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, सिंपल से। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसमें पे ऑफ क्या होगा, देखो सारी मैट्रिक्स सेम ही लिखी है, बस मैंने यहाँ पे 6 की जगह मैंने 3 किया है बस खाली, और कोई चेंजेस नहीं किए। अब देखिए इसमें कैसे कंक्लूजन निकाला जाता है, अगर कोई आपको ऐसा डाटा दिखता है तो फिर यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटेजी ही लगेगी, सिंपल। कैसे, देखिए यहाँ पे सारा आपको डाटा दे दिया, यानी कि अगर ये मान के चलते हैं कि फर्म बी जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, एक सेकंड में, फर्म बी जो है अगर एडवर्टीजमेंट कर रही है, अगर एडवर्टीजमेंट कर रही है तो फर्म ए के पास चॉइसेस बनते हैं ये वाले 5 4 भाई, यहाँ पे आना चाहिए फर्म ए और यहाँ पे आना चाहिए फर्म बी, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर फर्म बी ने क्या डिसाइड किया है कि फर्म जो बी है वो एडवर्टीजमेंट करेगी, अगर वो फर्म बी एडवर्टीजमेंट करती है तो ये वाला मतलब जो कॉलम है वो आएगा। अब फर्म बी अगर एडवर्टीजमेंट कर रही है तो फर्म ए को क्या करना चाहिए, देखो फर्म ए मैटर नहीं करता कि फर्म ए क्या सिलेक्ट करेगी, फर्म के हिसाब से देखो फर्म ए क्या सिलेक्ट करके चलेगी, उसको बेस्ट अल्टरनेटिव कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं भाई फर्म ए के हिसाब से, यानी 4 में, और यहाँ पे अगर वो एडवर्टीजमेंट कर लेती है फर्म बी तो उसको बेस्ट अल्टरनेटिव कहाँ पे मिलेंगे, फर्म ए के लिए 4 पे या फिर 2 पे, देखो ऐड करने में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, सिंपल। तो फर्म ए अगर मान लो फर्म बी एडवर्टीजमेंट करती है तो ये ऑप्शन बनते हैं, और उस हिसाब से अगर फर्म ए के लिए देखा जाए, अगर फर्म ए भी एडवर्टीजमेंट करती है तो उसे मिलेगा 4 का पे ऑफ, और फर्म ए अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करती तो उसको मिलेगा 2 का पे ऑफ। तो फायदा किसमें, एडवर्टीजमेंट करने में, सिंपल से। चलिए वहीं पे अगर क्या कर दिया ये, यहाँ पे भी ए आएगा भाई, हाँ जी शुक्र है। अगर जो फर्म बी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती, अब जब फर्म बी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी तो ए को क्या करने में फायदा है, तो अगर फर्म ए जो है एडवर्टीजमेंट करती है, फर्म बी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही लेकिन फर्म ए एडवर्टीजमेंट करती है तो पे ऑफ कितने का मिलेगा, 5 का, और फर्म ए अगर एडवर्टीजमेंट वो भी नहीं करेगी तो फिर कितने का पे ऑफ मिलेगा, 3 का। तो फायदा किसमें, एडवर्टीजमेंट करने पे, यानी दोनों से कंक्लूजन निकल के आया, फर्म बी चाहे एडवर्टीजमेंट करे चाहे एडवर्टीजमेंट ना करे, फर्म ए को प्रॉफिट किसमें हो रहा है, एडवर्टीजमेंट करने में। तो बस फर्म ए की जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो क्या है, एडवर्टीजमेंट इज द डोमिनेंट स्ट्रेटजी फॉर द फर्म ए। फर्म ए को क्या करना चाहिए, डोमिनेंट स्ट्रेटजी उसकी क्या बनती है, वो बनती है ऐड करना, यानी उसको एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, सिंपल सा। सेम ऐसी यहाँ पे पूरा जो आपने कंसेप्ट सीखा है ऊपर वही सेम यहाँ पे लागू होता है, सारी चीजें वही है, एक बार देख लो। फर्म ए एडवर्टीजमेंट करे, फर्म ए एडवर्टीजमेंट ना करे, तो उसके हिसाब से अगर फर्म ए एडवर्टीजमेंट करती है तो ये वाली रॉ बनेगी, सिंपल से। अब इसमें फर्म बी को किसमें फायदा है, बस वो चेक करना है। तो फर्म बी को एक बार 3 का आउटपुट मिल रहा है, पे ऑफ मिल रहा है, और एक बार 1 का। तो 3 का पे ऑफ मिल रहा है जब वो ऐड करती है, 1 का पे ऑफ मिल रहा है जब वो ऐड नहीं करती। तो फायदा किसमें, ऐड करने में, फर्म बी के लिए भी। यहाँ पे अगर फर्म ए ऐड नहीं करती तो फर्म बी को किसमें फायदा होगा, अगर ये ऐड नहीं कर रही तो फर्म ए को जो ऐड करने पे प्रॉफिट हो रहा है वो 5 का हो रहा है, और जो ऐड ना करने पे प्रॉफिट है वो 2 का हो रहा है। तो फर्म बी को तब भी क्या करना चाहिए, ऐड करनी चाहिए, क्योंकि उसे प्रॉफिट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सेम वही ऊपर वाला कंसेप्ट लागू होता है कि जो फर्म बी है उसके लिए भी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कौन सी है, एडवर्टीजमेंट करना, सिंपल से। चाहे वो मैटर नहीं करता कि फर्म ए एडवर्टीजमेंट करे चाहे वो फर्म ए एडवर्टीजमेंट ना करे, सिंपल से। इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है फर्म ए कुछ भी कर ले या फिर दूसरी फर्म कुछ भी कर ले, हमको जो है ना वो अपने लिए बेस्ट सोचना है, हम अपने लिए बेस्ट सोच के चलेंगे, जो भी बेस्ट होगा वो काम करेंगे, सिंपल से। तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, सिंपल। और यहाँ पे खत्म होता है आपका लगभग आधा के आसपास चैप्टर। अब आपके रह गए सिक्वेंशियल सीरीज, ठीक है जी, उसको खत्म मतलब उसको खत्म करते हैं बार बार, ठीक है, मतलब फटाफट से। साइमल्टेनियस सीरीज, सॉरी सिक्वेंशियल, ठीक है जी, साइमल्टेनियस सीरीज। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है। तो अब एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, वो खत्म कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेक्सेस। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे क्या डिसाइड होता है वो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार टेबल समझिए, मान लेते हैं क्या बोलते हैं, एक मैन है और एक वुमेन है, ठीक है जी। और अब जो मैन है उसको अलग अलग चीजें पसंद होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन को पसंद है, मान लेते हैं बॉक्सिंग, ठीक है जी, मान लेते हैं बॉक्सिंग। और वुमेन को पसंद होता है शॉपिंग करना, तो एक कंसेप्ट मान लेते हैं शॉपिंग, वुमेन के लिए मान लेते हैं शॉपिंग, ठीक है जी। अब देखिए, अब अगर
हम बॉक्सिंग करने के लिए जाते हैं तो उसमें मैन को तो मजा आएगा, कितने का मजा आएगा, 2 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन वुमेन, अगर मैन खुश हो रहा है तो थोड़ा वो भी खुश हो जाती है, तो इस वजह से उनको 1 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब मैन से कम मिलेगा। बॉक्सिंग में किसको मजा आएगा ज्यादा, मैन को। वहीं पे क्या शॉपिंग में मजा आएगा मैन को, नहीं जी, मैन को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और जब मैन को मजा नहीं आ रहा तो फिर अकेले शॉपिंग करके वुमेन को क्या मजा आएगा, तो इस वजह से इसको भी सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, 0। सिंपल। वहीं पे शॉपिंग करने अगर वुमेन जाती है, मतलब कि अगर वुमेन जाती है शॉपिंग करने तो वुमेन को तो मजा आएगा, लेकिन वही बात है कि मैन को मजा नहीं आएगा, तो मैन के लिए जो यहाँ पे हो गया 0। और तो अगर मैन को मजा नहीं आ रहा तो फिर वुमेन को क्या मजा आएगा, तो इस वजह से इनका भी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, 0। क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स में होता है ना, कि एक दोनों एक जगह पे जाना पड़ रहा है जहाँ पे हमको मजा नहीं आता, वहां पे दूसरे को मजा नहीं आता। सिंपल से इस तरीके से। वहीं पे अगर देखा जाए, अगर क्या बोलते हैं, दोनों ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तभी मतलब अलग अलग जाएंगे तो भाई मजा नहीं आएगा ना, वही तो बात है ना। तो इस वजह से दोनों जब जाएंगे तभी उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दोनों को तभी मजा आता है। उल्टा हो गया क्या, हाँ उल्टा हो गया शायद, बॉक्सिंग वॉक्सिंग हो गया ना, तो अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग करते भाई, नहीं ठीक था। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैन जो है वो बॉक्सिंग देखने चला गया, मैन आ गया पे ना, हाँ अगर मैन चला गया बॉक्सिंग करने और जो वुमेन है वो चली गई शॉपिंग करने, तो दोनों अलग अलग जगह पे गए हैं, तो इसलिए दोनों को मजा नहीं आएगा। सेम ऐसी मैन अगर चला गया शॉपिंग करने के लिए और वुमेन अगर चली गई चलते हैं कहाँ पे, बॉक्सिंग करने के लिए, बॉक्सिंग वाला कॉलम है ना, बॉक्सिंग करने के लिए, तो भी उनको मजा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। हाँ जी, तो सिंपल बात आती है मेन चीज, अगर दोनों एक साथ जाते हैं तभी उनको मजा आता है, लेकिन वही बात है कि वहां पे बॉक्सिंग देखने गए हैं मैन, और वुमेन क्या करने के लिए, वो भी बॉक्सिंग देखने के लिए है, तो फिर इस वजह से किसको मजा ज्यादा आएगा, मैन को। तो 2 का सेटिस्फेक्शन उसके पास है, वुमेन के पास 1 का। वहीं पे अगर चलते हैं वुमेन गई है शॉपिंग करने तो वुमेन को ज्यादा मजा आएगा, तो वुमेन के हिसाब से वुमेन को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं मैन का पीछे होना चाहिए ना। चलिए जी, मैन को आगे रखते हैं फिर। ठीक है, तो ये जो मैन है इसको हम आगे रख रहे हैं, ये मैन का कॉलम है, ये मैन है, ये मैन है, और यहाँ पे कर देते हैं मैन। ठीक है जी, तो मैन जो है उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा शॉपिंग के अंदर, मैन को शॉपिंग के अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा मैन का। और वहीं पे वुमेन को सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा भाई शॉपिंग में, वुमेन को ज्यादा मिलेगा, तो इस वजह से वुमेन को ज्यादा मिलेगा, ये वुमेन के कॉलम है पीछे वाले। ठीक है जी, तो इस बार थोड़ा सा उल्टा किया, वरना अगर चाहो पुराने जैसा करना तो फिर इसको यहाँ पे लिख देना, इसको यहाँ पे लिख देना, खत्म। तो ये थोड़ा सा सिस्टम बनता है। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है, क्या यहाँ पे कोई एक इक्विलिब्रियम में पहुंच पाएंगे हम, किसी एक जगह पे कोई डिसीजन ले पाएंगे, नहीं जी, तो यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाएगा। जैसे पिछले वाले कंसेप्ट में हमने डिसीजन ले लिया था, एक को मतलब की एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए या फिर एडवर्टीजमेंट नहीं करनी चाहिए, वो हमने डिसीजन ले लिया था। यहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसको बोलते हैं नो इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे, नो इक्विलिब्रियम केस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग करने मतलब अगर शॉपिंग करने एक जा रहा है और एक जा रहा है क्या बोलते हैं बॉक्सिंग देखने के लिए, तब भी मजा नहीं आएगा। और अगर एक जा रहा है बॉक्सिंग और शॉपिंग के लिए, तब भी मजा नहीं आएगा। मतलब दोनों को मजा आएगा जब वो दोनों साथ जाए। लेकिन वहीं पे दोनों अगर साथ जाते हैं तो इन दोनों में से इक्विलिब्रियम होने के चांसेस हैं कि इसमें भी से भी इक्विलिब्रियम होगा और या फिर इसमें से इक्विलिब्रियम होगा। सिंपल। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, लेकिन वही बात है कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में 2 जगह पे होता नहीं है, इक्विलिब्रियम होता है एक जगह पे। तो किस जगह पे इक्विलिब्रियम होगा तो फिर पता नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे मैन को ज्यादा क्या बोलते हैं मजा आ रहा है और यहाँ पे वुमेन को ज्यादा मजा आता है। तो इस वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बोलते हैं इसको बैटल ऑफ सेक्सेस। क्योंकि जो चलते हैं यहाँ पे बैटल चलता रहता है, इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाती है, इसलिए इसको कंसेप्ट को नो इक्विलिब्रियम के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, तो दोनों की सेम बात है, बस ये एक लास्ट कंसेप्ट था जहाँ पे आप इक्विलिब्रियम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये कंसेप्ट के अंदर अब यूज होता है किसका, प्रोबेबिलिटी का। किसका यूज होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। ठीक है जी, और वहां पे 60% चांसेस होते हैं कि एक को क्या बोलते हैं फेवर मिलता है, और 40% चांस होता है कि दूसरा क्या होता है, क्या बोलते हैं डंप कर दिया जाता है, उसका जो ऑप्शन होता है उसको गिरा दिया जाता है। सिंपल, यानी हर बार आपको परफेक्ट लॉस क्या बोलते हैं, हर जगह पे या तो होता परफेक्ट लॉस या फिर परफेक्ट गेन होता था। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का चांस आता है, यानी कि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, तो ये हो सकता है। पूरा सेटिस्फेक्शन 100% यहाँ पे नहीं मिलता, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सक्सेस। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। हाँ भाई शुक्र है। तो अब बात आती है सॉल्विंग सिक्वेंशियल सीरीज, सिक्वेंशियल गेम। ठीक है, अब इससे पहले हमने भाई साइमल्टेनियस गेम कर लिए, सारे साइमल्टेनियस गेम पढ़ लिए, लेकिन उसमें एक बैटल ऑफ सेक्सेस के नाम से टॉपिक आया था, जिसमें हमने सीखा था कि कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ना मैन पहुंच पाता ना वुमेन पहुंच पाती। तब यहाँ पे दिक्कत आती है, अब इस टाइम पे जो गेम होते हैं वो चेंज करते हैं हम, और हम आते हैं सिक्वेंशियल गेम पे। सिक्वेंशियल गेम में क्या हेल्प मिलती है उससे, एक बार सॉल्व करना सीखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि एक हो गया मैन और इस साइड हो गई क्या उसकी वाइफ हो गई या फिर मान लो वुमेन हो गई। ठीक है जी, उसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पे एक का बॉक्सिंग का टॉपिक था और दूसरे का था शॉपिंग का। ठीक है जी, और यहाँ पे भी एक का हो गया बॉक्सिंग का टॉपिक और एक हो गया शॉपिंग का। ठीक है जी, चलिए अपने हिसाब से लिख लेना भाई जो भी हो। तो हमने समझा था कि अगर दोनों अलग अलग जगह पे जाते हैं, जैसे कि वुमेन जाती है बॉक्सिंग देखने के लिए और मैन जाता है शॉपिंग करने के लिए, तब तो मजा आएगा ही नहीं बिल्कुल भी।
और अगर वुमेन जाती है शॉपिंग के लिए और बॉक्सिंग के लिए मैन जाता है तब भी किसी को मजा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे गए हैं, एक साथ रहते हैं तभी मजा आता है। बढ़िया। तो अब वुमेन और मैन दोनों ही गए हैं बॉक्सिंग के लिए, तो मैन को ज्यादा मजा आएगा। मैन मतलब ऊपर लिखा है तो फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 2 लिखा था ना शायद पिछली बार, 2 और 1, ठीक है। तो मैन को ज्यादा मजा आ रहा है, तो ये रहा मैन और ये रही वुमेन। हाँ जी, तो ये हो गया 2 किसके लिए, मैन के लिए, और वुमेन के लिए हो गया 1। और वहीं पे वुमेन को ज्यादा मजा आ रहा है तो फिर इसलिए 1, 2, क्योंकि शॉपिंग में उनको ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये वुमेन या फिर मैन मान लो, ठीक है जी। आप चेंज कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। तो हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम ले पाना अलग बहुत जगह है, मतलब अलग जगह है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, दो-दो कंडीशन बन रही है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे पहुंचे? तो इस टाइम पे हम आते हैं सीक्वेंशियल गेम पे। सीक्वेंशियल गेम कहता है कि इस गेम को एक बार नहीं 2 बार खेला जाएगा, यानी कि एक और सीरीज लगाई जाएगी। तो पहली सीरीज में इक्विलिब्रियम तो पता नहीं चल रहा, तो हम इस जगह पे जाएंगे, मतलब इस रेशियो के साथ जाएंगे कि बॉक्सिंग देखने जाएंगे दोनों। और दूसरे गेम में जो दूसरी सीक्वेंस होगी उसमें हम यहाँ पे जाएंगे इस इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने के लिए, यानी दोनों शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। सिंपल। तो इस तरीके से जो सीक्वेंशियल सीरीज है, सीक्वेंशियल गेम है, वो हेल्प करता है साइमल्टेनियस गेम को क्या बोलते हैं कंडक्ट करवाने के लिए। सिंपल सा। और यहाँ पे खत्म होता है पूरा पूरा आपका चैप्टर। ये थे आपके गेम और स्ट्रेटेजीज और डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, और यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से कलेजों से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग अंग से थैंक यू है, ठीक है। और आपने अगर पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, आराम से कर दिया बाद में, ठीक है जी। हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। हाँ, एक चीज और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल सा। हाँ जी, पूरी बुक की समरी एक बार में नोट्स के अंदर मिल जाती है, तो आपको इतनी बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। 2-3 दिन के अंदर आप आराम से अपने जो सिलेबस होगा नोट्स के थ्रू कंप्लीट कर लोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के, ठीक है जी। हाँ जी। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, मतलब मिलना क्या, सीरीज पूरी खत्म हो गई, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, नोट ही करना है इसके, ठीक है जी। बाय बाय।